हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों आपको पता है कि जो आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम है दोस्तों, वो आपको फरवरी में कंडक्ट कराया जाएगा। और आरआरसी जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है दोस्तों, इसमें आपको पता है 25 नंबर के जो आपको साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों इस पेपर के लिए। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों साइंस का जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएंगे और सारे क्वेश्चन जो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएंगे। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड अन्य सवाल भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि जितने भी चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर लेंगे दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने वीडियो को। और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को हम 360 डिग्री से कवर करेंगे दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका सेशन आपका बहुत ही अच्छा लगने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देखिए आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों आदर्श अमीटर किसे कहेंगे आप। तो देखिए अमीटर का काम होता है दोस्तों, यह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जो अमीटर का प्रयोग होता है दोस्तों, ये धारा मापने के लिए किया जाता है, धारा मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो अमीटर होता है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या करते हैं। देखिए सबसे पहली बात देखिए, चाहे वो अमीटर हो और चाहे वोल्ट मीटर हो, ये दोनों एक गैल्वेनोमीटर ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। दोनों गैल्वेनोमीटर का ही एक रूप रूप होता है दोस्तों, चाहे वो अमीटर हो और चाहे क्या हो वोल्ट मीटर हो। तो अमीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। तो अमीटर किसे कहेंगे आप और वोल्ट मीटर किसे कहेंगे। तो देखिए जो अमीटर होता है दोस्तों, उसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। क्योंकि अमीटर से देखिए आदर्श अमीटर किसे कहेंगे आप, तो जिस अमीटर का जो प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो, उसे आप क्या कहेंगे, आदर्श मीटर। यानी कहने का देखिए ऐसा रियल में ऐसा कोई होता नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई अमीटर नहीं है जिसका प्रतिरोध शून्य हो। लेकिन हम एक मान कर चलते हैं कि ऐसे अगर अमीटर की बात हम करें जिसका प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आदर्श अमीटर बोलेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए इसमें क्या होता है कि हम जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध होता है उसके समांतर क्रम में एक अन्य प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है शंट। देखिए तो क्वेश्चन पूछा था कि अमीटर में जो प्रतिरोध होता है वह किस क्रम में जुड़ा होता है, तो याद रखिएगा समांतर क्रम में जुड़ा गया होता है, ठीक है। और अमीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है, शून्य होता है। बात करें अगर वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध हो जाएगा हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा प्रतिरोध आया है दोस्तों। आपको पता है प्रतिरोध जो है इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते। देखिए यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से हम लोग मापते हैं विभवांतर को। क्या मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। प्रतिरोध जो है इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। जो प्राथमिक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है दोस्तों वो होता है 1.8 वोल्ट। कितना होता है भाई, 1.8 वोल्ट होता है प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझे होंगे और इसको आप याद रखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, देखिए प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए जो प्रकाश तंतु होता है दोस्तों, वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। यानी जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो इस पे काम करता है प्रकाश तंतु। देखिए प्रकाश तंतु दोस्तों क्या होता है, ये डाटा को यानी सूचना को भेजने के लिए काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ से हम कोई सूचना भेज रहे हैं तो एक सूचना दोस्तों टकराते हुए कहाँ जाएंगी, इस पार निकल आएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें जो है लॉस है दोस्तों वो बहुत ही कम होता है। यानी चाहे वो किसी प्रकार का सूचना हो, चाहे डाटा हो दोस्तों, चाहे प्रकाश हो दोस्तों। अगर यहाँ पर आप टार्च लाइट जलाते हैं दोस्तों, तो जितना लाइट आप यहाँ जलाते हैं लगभग उतना लाइट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये किस सिद्धांत पे काम करेगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और बात करें दोस्तों, आप हाल ही में करेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, नरेंद्र कृपलानी। जो नरेंद्र कृपलानी है दोस्तों, ये थे प्रकाश तंतु का जनक कहा जाता है। और हाल ही में इनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। ये भारतीय मूल के दोस्तों अमेरिकी नागरिक थे नरेंद्र कृपलानी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको अच्छे से समझे होंगे दोस्तों। और इसमें आपको देखिए प्रकाश की अगर बात करें, चलिए फिर आगे चलते हैं।
देखिए प्रकाश तंतु के जनक आपको पता है नरेंद्र कृपलानी। कौन है भाई? नरेंद्र कृपलानी है प्रकाश तंतु के जनक, नरेंद्र कृपलानी। ठीक है, उसके बाद बात करें तारों का टिमटिमाना क्यों होता है, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो देखिए ये जो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या करते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो लाल दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य क्या होता है, लाल दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर पीला का पूरा रंग, जो आपका पीला का पूरक रंग पूछा गया है दोस्तों, वो क्या होगा? यहाँ ऑप्शन में है दोस्तों नीला। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों पूरक रंग किसे कहते हैं। देखिए जो पूरक रंग होता है दोस्तों, वो होता है आपका ऐसे दो रंग जिनको मिलाने से क्या बन जाए, सफ़ेद रंग बन जाए। ऐसे दो रंग जिनको मिलाने से क्या बन जाए, सफ़ेद रंग बन जाए, उन्हें हम बोलते हैं पूरक रंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया नीला, पीला का जो पूरक रंग क्या है, तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन ए नीला। यानी जो पीला का पूरक रंग हो जाएगा दोस्तों आपका नीला हो जाएगा। ठीक है, पूरक रंग समझ में आ गया। बात करें दोस्तों यहाँ पर प्राथमिक रंग की, तो जो हरा नीला और लाल जो है दोस्तों ना, हरा नीला और लाल, हरा नीला और लाल, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राथमिक रंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा तथा आभासी बनता है? देखिए आपसे पूछा गया दोस्तों कौन सा दर्पण है जिससे प्रतिबिंब क्या बनता है, छोटा भी बनता है और आभासी बनता है। देखिए जो दर्पण दोस्तों वो है उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, सीधा, और क्या बनता है, सीधा बनता है, और क्या बनता है, आभासी बनता है। इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग कहाँ कर लेते हैं, इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं जो ड्राइवर होते हैं उनके पास जो लगा दर्पण होता है, उसमें कौन दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि पीछे से जो आने वाली गाड़ी होती है दोस्तों, इसका जो प्रतिबिंब है, मान लीजिए आपका जो दर्पण है, इसमें जो पीछे से आने वाली गाड़ी होती है दोस्तों, इनका प्रतिबिंब क्या होता है, बहुत ही छोटे में बन जाता है और स्पष्ट बन जाता है। तो इसलिए हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो जो ड्राइवर होते हैं उनके पास जो लगे शीशे होते हैं, इसमें कौन सा दर्पण होता है, तो आप कह सकते हैं उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण की बात करें दोस्तों, तो जो नाई सैलून में हम लोग प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखें, कहा जा रहा है कि सूर्य में ऊर्जा बना रहता है। क्यों बना रहता है? देखिए सूर्य में जो ऊर्जा बना रहने का कारण है दोस्तों, वह है नाभिकीय संलयन। होता क्या है दोस्तों, जब दो हल्के नाभिक आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो एक भारी नाभिक बनता है, और यहाँ पर कुछ ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होते हैं। ठीक है, तो इसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। और देखिए नाभिकीय विखंडन में भी यही हाल होता है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, जब जो एक भारी नाभिक दोस्तों टूट करके दो छोटे नाभिक में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। यहाँ पर भी क्या होते हैं, आपके ऊर्जा क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। तो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों में ही क्या होते हैं, ऊर्जा क्या होते हैं, आपके मुक्त होते हैं। तो जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन संलयन की क्रिया है। यानी सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं, आपस मिल करके, जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हीलियम। तो यह क्रिया दोस्तों हमेशा चलता रहता है, जिससे यहाँ पर कुछ ऊर्जा भी क्या होती है, मुक्त होती रहती हैं, और इसलिए सूर्य का ऊर्जा क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता है सूर्य के सतह का जो ताप है दोस्तों 6000 केल्विन है, सॉरी कितना, 6000 सेल्सियस है। कितना है, 6000 सेल्सियस सूर्य की सतह का ताप। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दोस्त देखिए जो नाभिकीय विखंडन है, इसके द्वारा दोस्तों हम लोग परमाणु में रिएक्टर जो होता है दोस्तों, परमाणु रिएक्टर का जो काम करता है, यानी ऐसे कहें कि परमाणु संयंत्र जो होता है दोस्तों, जिसमें हम लोग या तो परमाणु बम बनाते हैं, या तो जो देखिए परमाणु बम जो होता है दोस्तों, वह नाभिकीय विखंडन की क्रिया पे काम करता है। और जो परमाणु संयंत्र होता है दोस्तों, इसमें भी नाभिकीय विखंडन ही कराए जाते हैं, और इससे आपको पता है बिजली भी उत्पन्न की जाती है।
जाती है। तो इसमें जिस धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं वो है यूरेनियम 92 का हम लोग प्रयोग करते हैं। किसी बात करते हैं? यूरेनियम 92 का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए नाभिकीय विखंडन में जो रिएक्टर होता है दोस्तों, उसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगी, इसमें आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन जो है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, ये आपका कहा जा रहा है कि अगर ताप को नियत कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ताप को ना ही बढ़ाना ना ही घटाना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कहा जा रहा है कि जो निश्चित मात्रा का जो आयतन होगा दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो आयतन होगा ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि किसके, दाब के। मतलब अगर दाब बढ़ता है तो ये क्या आ जाएगा, घट जाएगा, और दाब अगर घटता है तो ये क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करिए दोस्तों एक गुब्बारा है और गुब्बारे को जो अगर आप दबाएंगे तो क्या होगा, उनके जो आयतन है क्या होंगे, उसमें कमी आएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उसी तरह से, तो ये आपसे पूछा गया कि ये किसका नियम है दोस्तों, तो ये आपका चार्ल्स का नियम। किसका नियम है? चार्ल्स का नियम होता है। जो आपके स्थिर ताप पर अगर ताप को स्थित किया जाए तो जो दाब होगा वो जो आयतन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दाब के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ उसको अच्छी तरह से आप समझे होंगे। और चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए जो यहाँ पर अवोग्रेडो संख्या है दोस्तों, ये कितना होता है, देखिए जो अवोग्रेडो संख्या होता है ये होता है 6.023 और गुणे 10 पे पावर 23। ये क्या होता है, एवोग्रेडो संख्या होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया कि हार्न सिल्वर का सूत्र क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों उसको देख लेते हैं। देखिए जो आपका पहला है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं दोस्तों खाना बनाने में भी कर लेते हैं और दूध को फटने से बचाने के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ दूसरा दोस्तों यानी इसको बोलते हैं खाने का सोडा। क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बोलेंगे? खाने का सोडा बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे याद रखेंगे। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो होता है खाने का सोडा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। ये आपका है धावन सोडा, यानी इसको धोबिया सोडा भी कहते हैं। तो धावन सोडा का सूत्र है ये आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ पर बात करें दोस्तों कि जो AgCl है इसको बोलते हैं हार्न सिल्वर। क्या बोलते हैं? AgCl को बोलते हैं हार्न सिल्वर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़ आपको समझ पाएंगे। ठीक है, और देखिए ये आपका जिप्सम की बात करें दोस्तों, जो जिप्सम का सूत्र होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, एक सेकेंड। जिप्सम का जो सूत्र होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट डाट 2H2O, एक इसका सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक है, अगर इसमें से आप 1.5 हड़ुपानु को निकाल देते हैं तो ये बन जाता है POP। क्या बनता है? POP, यानी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, डाट हो जाएगा हाफ H2। क्या हो जाएगा? हाफ H2। ये क्या बन गया दोस्तों? ये बन गया आपका POP। मीथेन को दोस्तों मार्स गैस कहते हैं, यानी CH4 क्या हो जाएगा? मार्स गैस हो जाएगा। ठीक है, सिंदूर का जो सूत्र है दोस्तों, सिंदूर का सूत्र वो हो जाएगा PbS। एक से सुंदर है सिंदूर का सूत्र है। ठीक है, उसके बाद बात करें लाल पोटास का जो सूत्र है दोस्तों, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, यानी KMnO4। KMnO4 एक आ जाएगा पोटेशियम पर मैग्नेट। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे और ये चीज़ें भी आपको याद रखने चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है मान लीजिए आपका फिटकरी का सूत्र जो होता है क्या होता है? K2SO4 डाट 20 K2SO4 डाट, एक सेकेंड, चलिए छोड़िए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है ना, छोड़ते हैं इसको। यहाँ पर देखिए जस्ते का जो फूल है ना किसे कहते हैं? देखिए जस्ते का जो फूल है दोस्तों उसे कहते हैं जिंक ऑक्साइड को। क्या कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? जस्ते का फूल कहते हैं। ये आपका कॉपर ऑक्साइड है दोस्तों, और आपका सोडियम क्लोराइड है, यानी इसको बोलते हैं साधारण नमक। क्या बोलते हैं? साधारण नमक का सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क
ऑफ मैग्नीशिया किसको बोलते हैं, MgOH के होल ट्वाइस को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप समझे होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर अशुद्धियों के कारण जो है क्या होता है, द्रव का जो क्वथनांक होता है क्या होता है। देखिए जब किसी द्रव में आप अशुद्धियाँ मिलाएंगे दोस्तों तो उसका क्वथनांक जो होता है दोस्तों वो घट जाता है। क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है भाई, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द्रव में अशुद्धियाँ मिलाने के कारण क्या होता है, क्वथनांक घट जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप अच्छी तरह से समझे होंगे। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है हीटर के जो कुंडली दोस्तों वो किसका बना होता है। तो देखिए जो हीटर का कुंडली होता है सबसे पहले जो सिल्वर का सूत्र होता है क्या होता है, Ag होता है। यूरेनियम का हमने बता दिया क्या होता है, यू होता है। इसका 92 यूरेनियम 92 का जो हम लोग प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में करते हैं परमाणु रिएक्टर में। टंगस्टन के सूत्र की बात कर टंगस्टन की बात करें दोस्तों तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों, इसको फिलामेंट भी कहा जाता है और ये वैद्युत बल्ब में किया जाता है। किसमें, वैद्युत बल्ब में किया जाता है टंगस्टन का प्रयोग। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों जो नाइक्रोम होता है दोस्तों इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, हीटर में कर लेते हैं। यानी हीटर में जो कुंडली बनी होती है, जो तार होते हैं वो किसके होते हैं, नाइक्रोम के होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक रोग की बात कर रहा है, टिक्का रोग। तो टिक्का रोग किससे संबंधित है दोस्तों, तो टिक्का रोग जो संबंधित है वो है मूंगफली से। किससे है, टिक्का रोग संबंधित है किससे, सॉरी हाँ, टिक्का रोग जो है वो आपके संबंधित है मूंगफली से। किससे है, मूंगफली से। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी आप अच्छी तरह से समझे होंगे। देखिए काला प्लस भूरा प्लस पीला कीट, ये जितने भी संबंध है दोस्तों सबका किसका संबंध है, गेहूं से संबंध है। काला कीट, भूरा कीट और पीला कीट, ये जो रोग हैं दोस्तों ये किसके रोग हैं, गेहूं के रोग हैं। ठीक है, काला कीट, भूरा कीट और पीला कीट। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है खून का शुद्धिकरण कौन सा करता है। देखिए जो खून का शुद्धिकरण होता है वो ब्रिक करता है। कौन करता है, ब्रिक करता है। ठीक है, ब्रिक। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है दोस्तों, यकृत होता है। क्या होता है, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, यकृत होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों वो होता है थायराइड। क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि है दोस्तों यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी जो मिश्र ग्रंथि है दोस्तों वह है अग्नाशय। अग्नाशय जो है दोस्तों सबसे बड़ी मिश्र ग्रंथि है। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रिक का जो इकाई है दोस्तों वो होता है नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन को कहते हैं, ब्रिक की इकाई कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझे होंगे। तो देखिए खून की जो शुद्धिकरण है वो किससे होता है, ब्रिक से ही होता है। ब्रिक क्या करता है, खून का शुद्धिकरण करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर अगले क्वेश्चन की आप बात करेंगे तो देखिए मस्तिष्क के निचले भाग में पाई जाने वाली ग्रंथि क्या है। तो देखिए जो मस्तिष्क से निचले भाग में पाई जाने ग्रंथि है वो क्या है, आपका पीयूष ग्रंथि है। कौन ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को आप लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और जो दोस्तों आपका पता है हाइपोथैलेमस है दोस्तों। ठीक है, हाइपोथैलेमस, इसको दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहते हैं, है ना। यानी मास्टर ग्रंथि का भी मास्टर ग्रंथि कौन है दोस्तों, हाइपोथैलेमस है। पीयूष ग्रंथि दोस्तों ये सिर्फ मास्टर ग्रंथि है। ठीक है, और इसी को हम लोग पीनियल ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि दोस्तों आपको पता है सबसे बड़ी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत जो है दोस्तों सबसे बड़ा क्या है, यकृत जो है दोस्तों यह सबसे बड़ी अंग है दोस्तों किसकी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों, ऐसे कह सकते हैं शरीर की। ठीक है, देखिए अग्नाशय में दोस्तों एक बीटा कोशिका पाई जाती है जिससे इंसुलिन का क्या होता है, स्राव होता है। और जो मधुमेह रोग के लिए क्या होती है, रोग के लिए सहायक होते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक। सबसे बड़े अंग की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा अंग होता है वो क्या होता है, आपका चमड़ा होता है। यानी जो आपका चमड़ा है दोस्तों, चर्म, वो सबसे बड़ा क्या है, शरीर का अंग है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बातें भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। चलिए फिर आगे चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्या है अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है जीवाणु जनित रोग है। तो देखिए जो ट्रैकमा है दोस्तों ना, वो क्या है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, ट्रैकमा क्या है भाई, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना रखते हैं दोस्तों, और ये हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।